हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज में। तो आज मैं आपको क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 समझाऊंगी, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अब देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो विश्व है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवों में बट गया था। तो इसका मतलब कि पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। तो अब जो विश्व है उसमें दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका है, यानी कि कोई ना कोई एक महाशक्ति खत्म हो गई होगी और विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम 1991 में हुई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कारण विश्व जो है वो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय बन गया है, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए। जैसे कि परिचय में हम लिखेंगे कि जो ये चैप्टर है इसमें हमें दो ध्रुवीयता के अंत को समझाया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बट गया था, लेकिन 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और अब जो विश्व है वो एक ध्रुवीय बन चुका है, यानी कि पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति बच गई है जो कि USA है, यानी कि अमेरिका, और USSR का विघटन हो चुका है। इसमें 1989 में हुई उस घटना को भी बताया जाएगा जो कि बर्लिन की दीवार तोड़कर किया गया था, यानी कि जब द्विध्रुवीयता विश्व का अंत हो रहा था तो उसमें एक बर्लिन की घटना भी हुई थी। युद्ध का प्रतीक हुआ करती थी जो दीवार शीत युद्ध में अपने चरम अवस्था पर जो थी, जो शीत युद्ध का सिंबल थी, उसका तोड़ा जाना भी एक बहुत बड़ी इतिहास में घटना है जो कि बर्लिन की दीवार की नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये घटना भी हुई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी कि सोवियत संघ क्या था और उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इसका उदय कब हुआ, इसके बारे में हमें इस टॉपिक में पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। तो जैसे कि 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई थी, किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में। तो इस समय क्या हुआ था कि USSR का उदय हुआ था, यानी कि सोवियत संघ का उदय हुआ था। इसमें ये जो सोवियत संघ है इसके अंदर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया था जो समानता आधारित समाज की आवश्यकता से परिपूर्ण था, और ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता था, यानी कि इसमें सब कुछ सरकार के अंडर में आता है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर का ये सभी विरोध करते हैं और इसमें एक दल था, यानी कि यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया था। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, यहाँ पर एक ही दल था जो कम्युनिस्ट दल था, बाकी यहाँ पर किसी भी अन्य पार्टी का स्थान कोई भी नहीं था। तो इसमें हमें कुछ बेसिक बातें जाननी होगी कि USSR कैसे बना। जो USSR है उसमें 15 गणराज्यों ने मिलकर USSR की स्थापना की थी 1917 में, और इसमें सबसे जो मेन था गणराज्य वो रूस था। इसमें रूस के साथ ही अन्य 14 गणराज्य थे जिसमें मध्य एशियाई देश थे और पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। जो पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर देश थे उन्हें सोवियत संघ ने फासीवादी नीतियों से शक्तियों से स्वतंत्र करवाया था, इसीलिए वो सभी सोवियत संघ के साथ मिल गए थे। तो सोवियत संघ इनको सहायता देता रहता था ताकि वो महाशक्ति बन सके, शीत युद्ध के बाद के कालों में अमेरिका को टक्कर दे सके। और ये जो सोवियत संघ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा महाशक्ति बन रहा था, यानी कि
ये महाशक्ति बन रहा था, दूसरा स्थान प्राप्त कर रहा था। अब एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति कैसे बना, उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होगा कि इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने होंगे कि सोवियत प्रणाली के अंदर कौन कौन से इसके पॉजिटिव पॉइंट थे जिसके कारण ये पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर आ चुका था। तो ये जो सोवियत प्रणाली है ये दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाती है। यानी कि ये जो सोवियत संघ है ये दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। इसे साम्यवादी समूह भी कहा जाता है। ये साम्यवाद का समर्थन करता था और जो पहली दुनिया यानी कि अमेरिका वो पूंजीवाद का समर्थन करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ शक्तिशाली बनकर सामने आया। पूरे विश्व में अमेरिका को छोड़कर इसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित थी। यानी सबसे पहले नंबर पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और दूसरे नंबर पे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विकसित थी। सोवियत संघ का संचार तंत्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे ऊर्जा संसाधन भी थे, जैसे खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी आदि काफ़ी सारे संसाधन इसके पास मौजूद थे। सोवियत संघ के दूर दराज के क्षेत्रों में भी आवागमन की सुविधा बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण ये संपर्क स्थापित कर पाता था। और एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोवियत संघ का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो थी और उपभोक्ता तंत्र था वो भी पूर्ण रूप से विकसित था। सोवियत संघ उस समय पिन से लेकर कार तक अपने ही देश में बनाता था। इसकी जीडीपी विश्व में दूसरे नंबर पे थी और ये कार भी अपने देश में ही निर्मित करता था। यानी कि इसे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, किसी अन्य देश से आयात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि इसकी जो वस्तुएं थी वो पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका से निम्नतर होती थी, लो क्वालिटी की होती थी, परंतु फिर भी ये सभी आवश्यकता की चीज़ें अपने ही देश में निर्मित करता था। बेरोजगार की दर 0 थी, यहाँ पे बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं थी। और यहाँ की जो सरकार है वो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम आवश्यकताएं बिल्कुल किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराती थी, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याणकारी कार्य सभी किफ़ायती दरों पर मौजूद कराती थी। और संपत्ति का प्रमुख स्वामित्व यानी कि जो संपत्ति है वो सभी सरकार के अंडर में होती थी, कुछ भी निजी नहीं था। तो ये सब सोवियत संघ की विशेषताएं हैं, उसकी खासियत है कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जो सोवियत संघ है वो महाशक्ति बनकर उभरने लगा, किस तरीके से ये दूसरा स्थान प्राप्त करने लगा था। तो इसमें आपको ये सब पॉइंट्स लिखने होंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। 1980 के दशक में देखिए 1980 में क्या हुआ कि जब 1980 का दशक चला तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये तो आप जानते हैं। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें महासचिव के तौर पर निर्वाचित हुए कौन? मिखाइल गोर्बाचेव ये निर्वाचित हुए। और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सोवियत संघ में कुछ सुधार करने चाहे। वो सुधार क्या थे कि उन्होंने देखा कि जो पश्चिमी देश है यानी कि जो यूएसए है वहाँ पर काफ़ी उसका जो सूचना और प्रौद्योगिकी तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और हमारा बिल्कुल लो है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या सोचा कि ना हमें इसको मजबूत करने के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमें पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को फिर से बदलना होगा। यानी कि हमें उसके साथ, अमेरिका के साथ अच्छे मित्रतापूर्वक संबंध बनाने होंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये सोचा और इन्होंने सोचा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, उसको छोड़कर हमें पूंजीवाद की तरफ संक्रमण कर देना चाहिए। हमें पूंजीवाद को अपना लेनी चाहिए। हमें साम्यवाद व्यवस्था को त्याग कर पूंजीवाद को अपना लेना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने इन सभी चीज़ों, ये सभी सुधार करने की सोची।
परंतु क्या हुआ कि ये अपने चीज़ों में नाकामयाब हो गए। वहाँ की जनता को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जो स्वतंत्रता है उसका मज़ा ले लिया था, तो वहाँ की जनता ने अपना धैर्य वगैरह सब कुछ खो दिया। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इन दोनों की नीति अपनाई, यानी कि खुलापन, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और पुनर्रचना, अपनी आर्थिक व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करने की नीति अपनाई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इन दोनों की नीति इन्होंने अपनाई मिखाइल गोर्बाचेव ने। और इन्हें ये इल्ज़ाम इन पर लगाया जाता है कि इनकी वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये सबसे मेन माने जाते हैं कि सोवियत संघ का विघटन इनके ही कारण हुआ है। ये 1991 में अपने पद से बर्खास्त हो गए थे और ये सबसे अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, इसके बाद कोई बना ही नहीं। तो इस तरीके से इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, यानी कि सोवियत संघ आखिर टूटा ही क्यों। अब सोचने वाली बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी कठिन परिस्थितियों में जो देश जो ध्रुव इतना शक्तिशाली हो सकता है, जो दूसरे नंबर पर महाशक्ति का मुकाबला करने योग्य हो सकता है, उसका विघटन आखिर इतनी अचानक क्यों कैसे हो गया, और ये अचानक से इतिहास के पन्नों से क्यों मिट गया। तो ये सोचने वाली बात है और ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से इतने बड़े संघ का विघटन हो गया। तो इसके लिए काफ़ी सारे कारण उत्तरदायी हैं, क्योंकि इतने बड़े संघ का विघटन करने में कोई भी एक कारक उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो इसके लिए काफ़ी सारे कारक उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। तो पहला पॉइंट है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, कि जो सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत संघ था, उस पर नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ही पार्टी थी, एक दलीय व्यवस्था थी, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जनता पर से पूरी तरीके से उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त कर दी। उन्होंने जनता की भावना को स्पष्ट नकार दिया। कम्युनिस्ट दल ने जनता की भावना को नहीं माना, उनकी अपेक्षा कर दी। तो इस तरीके से ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, कि वहाँ पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका सोवियत संघ पर कहीं ना कहीं दबदबा बन रहा था। जो सोवियत प्रणाली है वो धीरे धीरे इसके दबदबे में आती जा रही थी। इस प्रणाली में ये प्रणाली सत्तावादी होती जा रही थी, ये पार्टी सत्तावादी होती जा रही थी। ये अपने नागरिकों को कुछ भी स्वतंत्रता नहीं देती थी। यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं देती थी, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कटुता को चुटकुले और कार्टून के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। यानी कि कैसे बताते थे वो अपनी परेशानियों को, चुटकुले और कार्टूनों की मदद से। तो इस तरीके से वहाँ के जो जनता है उनका जीवन दुष्कर होता जा रहा था। सोवियत संघ में एक दल था, कम्युनिस्ट दल, वो शासक के अधीन होता जा रहा था और ये सभी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करता जा रहा था। तो इस तरीके से सब कुछ इसने हफिया लिया था। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रूस को अधिक महत्व देना। ये जो रूस है ये 15 गणराज्यों में से एक था, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। रूस जो था वो प्रत्येक विषय में एकाधिकार रखता था, यानी कि इसके पास वीटो पावर भी थी। ये यूएनओ में वीटो पावर रखता था और इसकी ये एकाधिकार रखता था, जिससे अन्य क्षेत्रों की जनता जो थी, यानी कि अन्य बाकी 14 गणराज्यों की जो जनता थी वो दमित और उपेक्षापूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। यानी कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दुष्कर उनका जीवन हो रहा था, वो अपने आप को बहुत ही दमित और उपेक्षापूर्वक समझती थी। तो इस तरीके से जो रूस था उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था। तो इस तरीके से जो रूस था इसके वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। और चौथा पॉइंट है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में सुदृढ़ीकरण में पश्चिमी देशों से पिछड़ना।
जो सोवियत संघ है वो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में सुदृढ़ीकरण करने में पश्चिमी देश यानी कि यूएसए से पिछड़ता चला गया, क्योंकि ये पूर्वी यूरोप के देश जो थे जिनको ये अपने में मिला रहा था उनको काफ़ी सहायता दे रहा था और अपनी अधिकतर जो इनका पैसा था और जो अधिकतर संसाधन थे उसका यूज़ ये हथियारों में लगा रहा था, हथियारों में कर रहा था। ये अपने देश के सभी पैसों का उपयोग, सारे संसाधनों का उपयोग परमाणु हथियार को बनाने में लगा दे रहा था, जिससे वहाँ की जनता के ऊपर ये ध्यान ही नहीं दे पाया और जनता का जीवन दुष्कर होता चला गया। जनता बुनियादी आवश्यकताएं भी जनता को नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारक है सोवियत संघ के विघटन के लिए। जो अमेरिका है उसको शस्त्रों के दौड़ में पीछे छोड़ने की धुन में जो सोवियत संघ था उसने अपनी अर्थव्यवस्था की संकटपूर्ण दशाओं का सामना करना पड़ा। इसी वजह से उसे ऊर्जा और परिवहन जैसे प्रौद्योगिकी व बुनियादी संरचनाओं की उन्नति जैसे विषय में पश्चिमी देशों से मुंह की खानी पड़ी। उससे भी बड़ा संकट क्या था सोवियत संघ के लिए कि वो अपने नागरिकों की आर्थिक और जो राजनीतिक थी उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। सोवियत संघ ने 1979 में जो था वो अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जहाँ पर उसे फिर से वहाँ से मुंह की खानी पड़ी, वहाँ से भी वो हार गया। इसका 5th पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव के राजनीतिक सुधार।